हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के बारे में। आपको पता है कि फायरबेस हमारे पास एक ऐसा बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन की सर्विस हो, क्लाउड स्टोरेज हो, होस्टिंग हो और डेटाबेस की सर्विस भी फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है। तो फायरबेस जो हमें डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें हमारे पास दो टाइप के डेटाबेस होते हैं। एक होता है फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और एक होता है हमारे पास फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि यार ठीक है, हमारे पास फायरबेस हमें दो टाइप के डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है, एक रियल टाइम डेटाबेस है, एक फायर स्टोर डेटाबेस है, लेकिन किन सिनेरियोज में हमें रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर हमें फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ करना चाहिए। देखो, पहले तो ये चीज़ समझो कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके डेटाबेस की क्यूरीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, डेटा आपका काफ़ी बढ़ने वाला है, आने वाले टाइम में आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, स्केलेबिलिटी आपको चाहिए, आपका डेटा काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर होके रहे, तो आप हमेशा फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ कर दो। ठीक है, आपको सारी फंक्शनलिटीज़ वहाँ पे मिल जाती हैं, चाहे ऑफलाइन फंक्शनलिटी हो, रियल टाइम की फंक्शनलिटी भी वो आपको प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां पे आपका डेटा काफी कॉम्प्लेक्स रहने वाला है वहां पे आप हमेशा क्या करोगे, फायर स्टोर डेटाबेस का यूज करोगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम डेटाबेस के बारे में। जब भी आप किसी छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहने वाला है, और आपके लिए जो मेन चीज है वो है रियल टाइम अपडेट्स की। आपको रियल टाइम अपडेट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए। ठीक है, आपको ज्यादा स्केलेबिलिटी नहीं चाहिए, आपका डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहां पर आप हमेशा क्या करोगे, रियल टाइम डेटाबेस का यूज करोगे। कहां पर, जहां पर आपके लिए रियल टाइम परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है और स्केलेबिलिटी या डेटा ज्यादा होना या कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, वहां पे आप हमेशा क्या करोगे, रियल टाइम डेटाबेस का यूज करोगे। अदरवाइज बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, फायर स्टोर डेटाबेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में आएंगे। मैं यहां पर आ जाता हूं, ये मेरा फायरबेस का प्रोजेक्ट है। मैं जाऊंगा बिल्ड में, और बिल्ड में जाने के बाद ये देख रहे हो रियल टाइम डेटाबेस, मैं इस पर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहां पर आकर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने रियल टाइम डेटाबेस को इनेबल करना पड़ता है। ये मेरे पास यहाँ पे पहले से इनेबल हुआ हुआ था, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ये आपसे वरना क्या मांगेगा, कुछ ऑप्शंस मांगता है। ऑप्शंस क्या मांगता है, ये बोलता है कि भाई प्रोडक्शन के लिए यूज करना है या टेस्ट के लिए यूज करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, टेस्ट के लिए उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर आ जाना है, तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये मेरा रियल टाइम डेटाबेस यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं आऊंगा सबसे पहले तो firebase.config.js की फाइल में। यहाँ पर आकर मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इंपोर्ट करवा लो। किसको इंपोर्ट करवा लो, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा गेट डेटाबेस को आपने क्या करना है, इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, तो गेट डेटाबेस का जो फंक्शन है बेसिकली वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा फ्रॉम, और मैं यहाँ पे आके पैकेज बताऊंगा कि भाई कहाँ से गेट डेटाबेस आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे आके बता दूंगा फायरबेस स्लैश डेटाबेस से आपको यहाँ पे ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ यूज़ कर ली है। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स का कीवर्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डेटाबेस के नाम से क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, गेट डेटाबेस वाले फंक्शन का यूज़ करूँगा, जिसको अभी अभी मैंने इंपोर्ट करवाया था, और इसके अंदर क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन को पास करवा दूंगा, ताकि मैं अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ कर सकूँ। ठीक है, और इसको देखो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा दिया, इसका मतलब है इसको किसी भी स्क्रीन में मैं इंपोर्ट भी इजीली करवा सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई ऑथेंटिकेशन तो मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर ली थी, यूज़र साइन अप भी हो जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा। उसके बाद वो कहाँ पे आ रहा था, वेलकम वाली स्क्रीन पे आ रहा था। मैं चाहूंगा कि वेलकम वाली स्क्रीन पे उसके लिए एक बटन बना दूं ताकि वो रियल टाइम डेटाबेस वाली स्क्रीन पे जा सके। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा टचेबल ओपेसिटी वाले कंपोनेंट को सबसे पहले क्या करवा दो, कॉल करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टचेबल ओपेसिटी वाला कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करूंगा, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आके एक बटन बना लूंगा, एक्सप्लोर रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इस तरीके से लिख दिया है, और इसके साथ साथ मैं एक काम ये करूंगा कि यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्नर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या कर लिया, ऑन प्रेस का इस तरह से इवेंट लिस्नर बना लिया है। अब क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, मुझे क्या करना है, स्क्रीन को नेविगेट करवाना है, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, राउटर का इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, राउटर के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा। यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा यूज राउटर हुक का आपने क्या करना है, बेसिकली यूज करना है। तो यहाँ पे आके मैंने यूज राउटर हुक का इस तरह से यूज कर लिया है।
अब मैं सिंपल क्या करूंगा, ऑन प्रेस के इविल लिस्टनर पे आऊंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा कि इस बटन पे जब प्रेस किया जाएगा तो आपने क्या काम करना है, राउटर डॉट पुश, आपने क्या करना है, यूजर को नेविगेट करवा देना है। कहाँ पे नेविगेट करवा देना है, मैं लेट सपोज यहाँ पे आके अपनी स्क्रीन का नाम बता देता हूँ, रियल टाइम। ठीक है, तो मेरी जो स्क्रीन का नाम होगा वो क्या होगा, रियल टाइम होगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी के अंदर आके एक स्क्रीन बनाऊंगा, किस नाम से, रियल टाइम के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया रियल टाइम डॉट JSX के नाम से, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन बना लिया। वापस आऊंगा वेलकम में, यहाँ पे आके इस बेचारे के लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का सबसे पहले यूज करेंगे। इस क्लास नेम के प्रॉप के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो BG-blue-500 मैंने इसको क्या दे दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया है। पैडिंग वाई से मैं इसको क्या दे दूंगा, 3 दे दूंगा। इसके साथ साथ पैडिंग एक्स एक्सेस से मैं इसको कितनी दे दूंगा, 10 दे दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, राउंडेड डैश LG दूंगा, तो इससे क्या होगा, इसके जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली वो राउंडेड हो जाएंगे। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, शेडो MD दे दूंगा, तो इसको शेडो भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ W डैश फुल दे दूंगा, तो इसको विथ भी कितनी मिल जाएगी, फुल मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ टेक्स्ट कंपोनेंट पे भी क्या करूंगा, स्टाइलिंग करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा। इसके अंदर आके सबसे पहले क्या लिख दूंगा, टेक्स्ट डैश सेंटर के, टेक्स्ट को क्या कर दो, सेंटर कर दो। टेक्स्ट को क्या कर दो, यहाँ पे व्हाइट कर दो। इसके साथ साथ टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा हम इंक्रीज करवा देंगे। और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड में यहाँ पे कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, फॉन्ट का जो साइज, फॉन्ट बेसिकली सेमी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया, कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। अब क्या काम करना है, आखिरी काम है, हमने जाना है रियल टाइम अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पर आकर सबसे पहले RNFE लिखूंगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे आके बेसिकली क्या करूंगा, अपने इस कंपोनेंट का नाम रख देता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म रख देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे आके लिख देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के। बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊंगा, जो भी डेटा होगा उसको मैं अपने रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा काम करूंगा ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे आके एक स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा टाइटल के नाम से, एक फंक्शन बना लूंगा सेट टाइटल के नाम से। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट हुक का। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या कर लिया, इस यूज स्टेट हुक का इस तरीके से यूज़ कर लिया, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसको यहाँ पे एम्प्टी दे दी है। सेम यही काम करना है, लेकिन यहाँ टाइटल की जगह बेसिकली मैं क्या लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे सेट टाइटल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी कर ली है। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊंगा कि बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हैंडल सबमिट के नाम से एक फंक्शन होगा। जब हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो ये काम क्या करेगा, ये हमारी वैल्यूज़ को हमारे रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करवाएगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, हैंडल सबमिट, ये क्या हो गया, हैंडल, यहाँ पे आके दोबारा से लिखूंगा हैंडल सबमिट फॉर्म। ठीक है, हैंडल सबमिट फॉर्म के नाम से यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, और ये फंक्शन बेसिकली क्या होगा, हमारा एसिंक फंक्शन होगा, ताकि इसके अंदर जो प्रोमिसेस हम हैंडल करें वहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये एसिंक हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर लिया है। यहाँ पे आके क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, और यहाँ पे आके चेक करूँगा कि भाई टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई अगर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा alert डॉट alert कंपोनेंट का हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, सिंपल सा टाइटल लिखूंगा एरर, और उसका मैसेज क्या लिख दूंगा, प्लीज़ फिल ऑल डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। आप इनपुट फील्ड्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन करा हुआ है, वरना आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आके सिंपल क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा इस इफ कंडीशन से। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे आके ट्राई कैच ब्लॉक का बेसिकली यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक का। मैं बोलूँगा कि भाई आपने ट्राई क्या करना है वो चीज़ बता दो, तो उसके लिए क्या करूँगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके न्यू कॉन्टैक्ट रेफ के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाऊंगा। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो भी डेटा आएगा ना उसको हम कहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट रेफ में स्टोर करवा लेंगे। इसके अंदर क्या करूंगा, बेसिकली एक रेफरेंस क्रिएट करूंगा। अब कैसा रेफरेंस, तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, रेफरेंस का यूज़ करेंगे। रेफरेंस आप देख सकते हो फायरबेस डेटाबेस से इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, रेफरेंस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रेफरेंस के अंदर हमें सबसे पहले बताना होता है कि आप किस टाइप का डेटाबेस यूज़ करो। हम यूज़ कर रहे हैं रियल टाइम डेटाबेस, तो हम यहाँ पे आके इस डेटाबेस वाले ऑब्जेक्ट को, जिसको हमने वहाँ से क्या करवाया था, एक्सपोर्ट करवाया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने firebase.config.js की फाइल से डेटाबेस को क्या करवाया था, एक्सपोर्ट करवाया था, जो ये बता रहा था कि हम रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई आप कौन सा डेटाबेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लिखूंगा डेटाबेस, और ये मुझे यहाँ पे सजेशन दे दे। तो देखो यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है, मैं बोलूँगा हाँ भाई इसी वाले डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले बता दिया कि भाई कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ठीक है, हमारा जो रियल टाइम डेटाबेस होता है
वो आपके डेटा को जेसन फॉर्मेट में, जेसन स्ट्रक्चर में क्या करता है, स्टोर करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली बताऊंगा पाथ कि भाई आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे आके बोलूंगा कि यहाँ पे क्या होने वाले हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट स्लैश। तो अब जितना भी मेरा डेटा होगा ना वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट की हिरार्की बेसिकली बन जाएगी, उसके अंदर हमारा सारा डेटा आ रहा होगा। इसके साथ साथ हमें क्या बतानी पड़ती है, एक यूनिक आईडी भी बतानी पड़ती है कि हमारे हर डेटा के साथ क्या आ जाए, यहाँ पे एक यूनिक आईडी आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा ताकि ये कॉन्टेक्ट्स के साथ बेसिकली जो भी डेटा आएगा उसको हम क्या करवा देंगे, एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करवा देंगे। तो यूनिक आईडी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डेट डॉट नाउ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आगे यूज कर लिया डेट डॉट नाउ, ताकि जब भी यूजर क्या होगा यहाँ पे रजिस्टर होगा तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा, यूनिक आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है वैसे। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तब हम कभी भी यूनिक आईडी इस तरह से जनरेट नहीं करते। हमारे पास एक बेसिकली लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है UUID। ठीक है, वो क्या करती है, आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके देती है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी होती है। तो हम प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे, उसी का ही यूज़ करेंगे, या मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अभी हम सिंपल क्या देख रहे हैं कि आपका रियल टाइम डेटाबेस किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल रखा है चीज़ों को। देन उसके बाद हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा सेट, कि भाई आपने क्या करना है, सेट करवाना है। कहाँ पे सेट करवाने पहले तो वो बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या करा था, यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट रेफ के अंदर चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी कि भाई डेटाबेस क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट का नाम होगा, उसकी यूनिक आईडी क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैंने यहीं पर ही प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो पहले पैरामीटर में तो हमने ये बता दिया। दूसरे पैरामीटर में क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हो और अपनी वो वैल्यूज़ बताते हो कि ठीक है यहाँ पर डेटा तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो डेटा क्या होगा, तो वो डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आके डिफाइन कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि भाई टाइटल के अंदर जो भी वैल्यू मिले और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपको वैल्यू मिल रही है, आपने क्या करना है, उन वैल्यूज़ को अपने डेटाबेस में स्टोर करवा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इससे बाहर आना है। हम आ जाएंगे यहाँ पे सेट फंक्शन से बाहर। यहाँ पे आके क्या करेंगे, वही एलएड कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, एलएड मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके हम यहाँ पे लिख सकते हैं सक्सेस का एक टाइटल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सक्सेस का टाइटल लिख दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आगे लिख दिया मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, एक इस तरीके से हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया। ठीक है, तो ये मैसेज भी क्या आएगा, बेसिकली कोटेशंस में आएगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पे इस तरीके से सिंगल कोटेशंस के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाता है, आपके पास एरर आ जाता है, तो हमने क्या काम करना है, हम आएंगे यहाँ पे स्केच में और यहाँ पे आके क्या बोलेंगे, कंसोल डॉट एरर, कि भाई आपने क्या करना है, एक एरर शो करवा देना है। अब वो एरर क्या होगा, हम यहाँ पे आके लिख देंगे एक मैसेज एरर स्टोरिंग डेटा, और जो भी एरर होगा वो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई जो भी एरर आ रहा है उसको क्या करवा दो, डिस्प्ले करवा दो। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो अलर्ट मैसेज भी शो करवाना, तो आप यहाँ पे आके सिंपल इसी चीज़ को कॉपी करो, यहाँ पे लाके पेस्ट करो और यहाँ पे आके हम लिख देंगे एरर, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे मैसेज क्या लिख देंगे, यही वाला मैसेज लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि भाई जब मेरा डेटा सक्सेसफुली क्या हो जाए, सेंड हो जाए, तो आपने क्या काम करना है, हम यहाँ पे आके सेट टाइटल वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे और अपनी टाइटल वाली फील्ड को बेसिकली एम्प्टी करवा देंगे। सेम यही काम हमने करना है सेट डिस्क्रिप्शन वाले में। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके सेट डिस्क्रिप्शन वाले फंक्शन को कॉल करवा के उसको भी वापस क्या करवा देंगे, एम्प्टी करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल अपने यूआई पे काम करना है। तो यूआई वाला काम तो भाई बहुत सिंपल होगा, यहाँ पे आके वही काम करना है। क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे, फ्लेक्स -1 देंगे ताकि स्क्रीन पे जितनी स्पेस मिले ये उसको अवेल कर सके। जस्टिफाई क्या दे देंगे, सेंटर दे देंगे, तो लेफ्ट और राइट से कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। आइटम डैश सेंटर देंगे तो हमारा जितना भी कंटेंट है राइट और लेफ्ट से वो भी क्या आ जाएगा, टॉप और बॉटम से बेसिकली वो भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बीजी डैश ग्रे, और इसका जो कलर है बेसिकली वो हम यहाँ पे 50 दे देंगे। px डैश 6 दे देंगे, यानी कि पैडिंग एक्स एक्सिस से 6 दे देंगे। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख लो या कॉन्टैक्ट अस लिख लो। तो मैं यहाँ पे आके इसकी हेडिंग लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डैश 3 एक्सेल, यानी कि इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट इसका मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा। टेक्स्ट डैश ग्रे की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है बेसिकली वो हम यहाँ पे 800 रख लेंगे। मार्जिन बॉटम से मैं इसको यहाँ पे कितना दे दूंगा, 4 दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या काम करूंगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं दोबारा से क्या करूँगा, एक व्यू कंपोनेंट का यूज़ करूँगा। ठीक है, इस व्यू कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। ओहो, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट आपका इस तरह से आ जाएगा। और टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, सेल्फ
सेल्फ क्लोज होता है, तो वो भी चीज़ बता दी। यहाँ पर आकर क्या करेंगे, प्लेस होल्डर लगाएंगे और प्लेस होल्डर ये होगा एंटर टाइटल के लिए कि भाई आप अपने मैसेज का टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो। वैल्यू की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अपनी इस इनपुट फील्ड को किससे बाइंड करवा देंगे, अपनी टाइटल वाली स्टेट से। तो ये हमारे टाइटल वाली स्टेट का नाम मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, ऑन चेंज टेक्स्ट का इवन लिस्टनर यूज़ करना है और हम बोलेंगे कि जब इस इनपुट फील्ड में चेंज किया जाएगा तो आपने क्या करना है, सेट टेक्स्ट वाले फंक्शन को, सेट टाइटल वाले फंक्शन को बेसिकली कॉल करवा देना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे वो वहाँ पे सेट करवा दी जाएंगी। इसके साथ साथ क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे। इसके अंदर आगे स्टाइलिंग दे देंगे BG डैश वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देंगे। पैडिंग एक्स एक्सिस से मैं इसको 4 दे दूंगा, वाई एक्सिस से मैं इसको 3 दे दूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे राउंडेड डैश LG की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया। देन उसके बाद बॉर्डर डैश ग्रे और इसका जो बेसिकली कलर है वो हम यहाँ पे कितना दे देंगे, 300 दे देंगे बॉर्डर का कलर, ठीक है। टेक्स्ट डैश ग्रे डैश और ग्रे का जो कलर है वो हम यहाँ पे कितना दे देंगे, 900 दे देते हैं, इनफ रहेगा 900। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस की प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेंगे कि भाई जब इस पे फोकस किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर डैश ब्लू डैश हम यहाँ पे आके लेट सपोज दे देंगे 500, इनफ रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि हमारा ये जो व्यू कंपोनेंट है ना, इसको भी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि विथ क्या कर देना, इसके अंदर की फुल कर देना, मार्जिन बॉटम से इसको कितनी दे देना, 4 दे देना, ठीक है। इसी व्यू कंपोनेंट को, इसी पूरे व्यू कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करेंगे, ठीक है। सारी स्टाइलिंग सेम रहेगी। एंटर टाइटल की जगह क्या लिख देंगे, एंटर डिस्क्रिप्शन या एंटर मैसेज भी लिख सकते हो। टाइटल की जगह क्या यूज़ हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन वाला स्टेट वेरिएबल आपका यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। सेट टाइटल की जगह सेट डिस्क्रिप्शन वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो, मल्टी लाइन सपोर्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मल्टीपल लाइन यहाँ पे यूज़र लिख सके, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है। अब नंबर ऑफ लाइन्स अगर आप खुद डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे बोल दी 4, कि भाई नंबर ऑफ लाइन्स क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 4 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये व्यू एंड होगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट का यूज़ करना है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहीं से ही क्या करूँगा, इस टचेबल ओपेसिटी वाले कंपोनेंट को उठाऊंगा, कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। स्टाइलिंग इसकी पूरी सेम रहने दूंगा। यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, इसका जो टेक्स्ट है बेसिकली, इसका जो टेक्स्ट है बेसिकली इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने कर दिया सेंड और यहाँ पे आके बेसिकली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके सिंपल कॉल करवा देना है किसको, हैंडल सबमिट वाले फंक्शन को। हैंडल सबमिट फॉर्म वाला फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल S से यहाँ पे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अब क्या करना है, मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके क्या करूँगा, npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और यार मुझे ना आज आपको ये पढ़ाना था और मैं भूल गया, मुझे अभी याद आया कि ये जो वार्निंग आ रही है बेसिकली मुझे आपको इसका बताना था। तो खैर है, चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फायर स्टोर करवा के देन हम इस पर भी काम करेंगे कि ये वार्निंग क्या होती है और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने रिएक्ट नेटिव CLI में तो करवा दिया था, यहाँ पे भी मैं करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, साइन अप हमने ऑलरेडी करा हुआ था एक अकाउंट से, हम यहाँ पे आके डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। कैसे लॉगिन करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे techzine10@gmail.com, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या रखा था, ईमेल एड्रेस रखा था और पासवर्ड हमारा ये था शायद 1 2 3 4 5, शायद यही था। चेक कर लेते हैं, साइन इन करते हैं। अलर्ट हो चुका है हमारा, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब ये हमारा बटन एक्सप्लोर रियल टाइम डेटाबेस, हम यहाँ पर आते हैं तो एरर आ गया भाई, एरर आ गया। एरर क्या आया कि भाई वेलकम के अंदर हमारे पास टचेबल ओपेसिटी शायद इम्पोर्ट तो हुआ हुआ है, टचेबल ओपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट वेलकम के अंदर। अच्छा ज़रा रियल टाइम में देखते हैं, रियल टाइम में नहीं होगा, हाँ यहाँ पे नहीं है ना। तो एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे आके टचेबल ओपेसिटी वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टचेबल ओपेसिटी को इंपोर्ट करवा लो, कंट्रोल S से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे वापस से साइन अप और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें साइन इन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आके मैं क्या लिखूँगा, techzine10@gmail.com, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन इन के बटन पे प्रेस करेंगे। ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। एक्सप्लोर रियल टाइम डेटाबेस पे प्रेस करूँगा, यहाँ पर आ चुके हैं। टाइटल लिखूँगा, टाइटल मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फरजीन, और डिस्क्रिप्शन क्या लिखें, फरजीन की जैसा तुम समझो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई फरजीन
जैसा तुम समझो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मैसेज हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड के बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारा जो मैसेज था वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है फरजीन भाई को। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक हायरार्की बन चुकी है जेसन ऑब्जेक्ट्स में। मैंने आपको बताया था कि रियल टाइम डेटाबेस क्या करता है, जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करता है। अब आप देखोगे ये देखो हायरार्की बन रही है, ये आपके पास क्या आ चुकी है, एक यूनिक आईडी आ चुकी है और इस पे प्रेस करोगे तो देखो डिस्क्रिप्शन भी आ गई और यहाँ पे टाइटल भी आ गया। तो देख रहे हो ये इस तरीके से हायरार्की बन रही है। इसी वजह से शॉर्ट डेटा के लिए तो ये सही रहता है। ठीक है, रियल टाइम अपडेट्स भी आपको यहाँ पे बहुत कमाल की मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए होती हैं, जैसे चैट एप्लीकेशन है, कोई लाइव लोकेशन वगैरह टाइप की चीज़ें, वहाँ के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे डेटा बढ़ता रहता है वहाँ पे इस तरह से हायरार्की बनती रहती है और फिर जो डेटाबेस की क्यूरीज होती हैं उनको रिजॉल्व करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और वहाँ पे जहाँ पे रियल टाइम परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है उन सिनेरियोज के लिए ये डेटाबेस क्या है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, फायर स्टोर डेटाबेस का ही यूज़ करोगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि यहाँ पर आपको एक्सपो CLI स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।